आंदोलन बेहतर भविष्य का रास्ता तय करता है। लेकिन जब आंदोलन के बाद सफलता मिले और भविष्य फिर से अंधकार की ओर जाता हुआ प्रतीत हो, तब क्या किया जाए। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य जो कि संघर्ष का प्रतिफल है, इस राज्य के निर्माण में कई लोगों ने अपनी जान तक दी है। याद आता है अब भी 1990 का वो दशक, जब पूरा पहाड़ उथल पुथल से भरा हुआ था और हर तरफ एक आवाज उठ रही थी, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उसके परिणाम स्वरूप हमें जो राज्य मिला, वह राज्य उस तरह की सोचों के विपरीत था जैसा उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने चाहा था। अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड की सरकार ने आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो झुंझुना थमाया है, वह आंदोलन के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। उस समय उत्तराखंड की संकल्पना में सिर्फ उत्तराखंड के 7 या 8 पहाड़ी जिले थे। पहाड़ की विरासत, संस्कृति, बोली और भाषा को संरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण की आवाज उठी थी। साथियों, नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। तमाम देश दुनिया की संस्कृति, कल्चर, शिक्षा और सभ्यता में हो रहे बदलावों को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, और यह विषय है उत्तराखंड मांगे भू कानून। आखिर क्यों आंदोलित है उत्तराखंड और क्यों परेशान है पहाड़ का मूल निवासी? वह मूल निवासी जिसने कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, उसने पहाड़ का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि वह पहाड़ को अपनी मां मानता आया है। हालांकि अवसरवादियों की भी एक लंबी कतार है, फिर भी वो लोग अधिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ में जीना और मरना चाहते हैं। दरअसल उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्य के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य के बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री पर रोक है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 56.72 लाख हेक्टेयर का अधिकांश क्षेत्र
वन और बंजर भूमि के तहत आता है, तकरीबन 63.41%। जबकि कृषि योग्य भूमि बेहद सीमित यानी 7.41 लाख हेक्टेयर है। इतिहासकार और उत्तराखंड के मामलों के जानकार डॉक्टर शेखर पाठक कहते हैं कि आजादी के बाद से अब तक राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ है। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है, इसके आंकड़े न तो सरकार के पास हैं और न ही किसी और संस्था के पास। राज्य में विकास से जुड़े कार्यों, सड़क, रेल, हेलीपैड समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यटन का विस्तार, उद्योग का विस्तार, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जमीन का नुकसान, इन सब में कृषि योग्य भूमि चली गई। इसका ब्यौरा कहाँ है? जो जमीनी दस्तावेज में दर्ज है वो है भी या नहीं भी, इसकी जानकारी भी नहीं है। डॉक्टर पाठक इन सवालों की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश काल में जाते हैं। 1815-16 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1-2 वर्ष के भीतर जमीनों का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि उस समय खेती पर लिया जाने वाला टैक्स आमदनी का बड़ा जरिया था। उस समय भी पहाड़ों में 10 से 12% कृषि योग्य भूमि रही। जब 1840-46 और 1870 में जमीन का बंदोबस्त हुआ, इस दौरान खेती का विस्तार हुआ, प्रति व्यक्ति जमीन के साथ साथ आबादी भी बढ़ी और 1905 और 6 तक कुछ और जमीन के बंदोबस्त हुए। ब्रिटिश काल में वर्ष 1924 के बंदोबस्त के बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज होने के साथ कुछ उल्लेखनीय बंदोबस्तों का नाम हमें नहीं सुनाई देता। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1905 आया और कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में राज्य में भूमि बंदोबस्त हुआ। उत्तराखंड राज्य की सीमित कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हुआ। डॉक्टर पाठक ये भी कहते हैं कि तराई में खेती की जमीन पर उद्योग आए, शहरीकरण हुआ, पहाड़ों में जिला मुख्यालय, शिक्षण संस्थान सब श्रेष्ठ कृषि भूमि पर बने। टिहरी बांध की झील से पहले भिलंगना और भागीरथी की घाटियां बेहद समृद्ध कृषि भूमि थी जो झील का हिस्सा बन गई। इस तरह से खेती के लिहाज से समृद्ध पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की 2 बटालियन, 2 कैंटोनमेंट, रक्षा मंत्रालय का पंडा फार्म सब कुछ कृषि भूमि पर बना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 16,000 एकड़ भूमि का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों, रेलवे से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों को दिया गया। यहाँ हेलीपैड के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय की भूमि दी गई। भू कानूनों के बदलाव के बाबत राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की। बड़ा बदलाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया, जब भूमि संशोधन एक्ट में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। उस समय सदन में मात्र एक विधायक
मनोज रावत ने इसका विरोध किया। पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज रावत कहते हैं सरकार उद्योगों के आने का हवाला दे रही है, जबकि हर जिले में छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन आज तक इनमें उद्योग नहीं लगे। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के यमकेश्वर के कुछ क्षेत्रों में जमीन की खरीद पर लैंड बैंक बनाया गया है। गढ़वाल में श्रीनगर से आगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की ओर व्यवसायिक फायदे वाली सारी जमीन बिक चुकी है, ज्यादातर होटल और रिजॉर्ट के लिए। 2018 के संशोधन में व्यवस्था की गई कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या किसी अन्य को बेचा जाता है तो वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया और इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वह राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती। धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की और इस समिति ने 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए। लेकिन इस रिजॉर्ट के बाद अब तक कुछ बदला नहीं है। रिजॉर्ट इसलिए क्योंकि रिजॉर्ट के नाम पर जमीनें दी गई और यह रिपोर्ट मात्र एक नमूना बनकर रह गई। नैनीताल हाईकोर्ट के वकील करगेदी जी कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जमीन को लेकर अलग अलग नियम हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी राज्यों ने अपनी जमीनें सुरक्षित की हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है। इसके साथ दूसरा मुद्दा मूल निवास का है। उत्तराखंड में मूल निवास की समय सीमा 1950 लागू करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के एक वकील ये कहते हैं कि देश में मूल निवास या अधिवास को लेकर 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ वर्ष 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। वर्ष 1961 में राष्ट्रपति ने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट किया, इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गई। आज भी उत्तराखंड के छोटे बड़े हर शहर में एक मांग हो रही है कि मूल निवास की तय सीमा 1950 की जाए। निश्चित तौर पर यह एक जायज मांग है। पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए ही अलग राज्य की मांग की गई थी। राज्य बनाने का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं था कि यहां आकर बाहरी जॉब पाएं या बाहरी यहां पर जमीन की खरीद फरोख्त करें और यहां का मुख्य बाशिंदा कहीं बाहरी बनकर न रह जाए। उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट वर्ष 1985 तय कर दी, जबकि पूरे देश में यह वर्ष 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी। यह एक मुद्दा उत्तराखंड के लोगों के लिए भी सोचने का है कि वे जिस सरकार को चुन रहे हैं वह सरकार उनके साथ क्या कर रही है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों का साथ नहीं दिया, जबकि जन आंदोलन के जरिए उत्तराखंड राज्य के लिए निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली उत्तराखंड की वो शक्तियां आज कहीं बिखर सी गई हैं जो वस्तुतः हृदय और मन से पूरी तरह उत्तराखंडी हैं।
बात करते हैं मूल निवास की। मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। जैसा कि हम बताया कि पूरे देश में 1950 ही स्थायी निवास का एक कट ऑफ डेट है, लेकिन उत्तराखंड की पहली भाजपा सरकार ने इसको 1985 कर दिया। वर्ष 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवासी व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन वर्ष 2012 में इस मामले से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर यानी राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहां का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई अपील नहीं की, जबकि सरकार को हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ और 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के मामले को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मूल निवास का मुद्दा उठ रहा है। इन राज्यों में भी 1950 को ही मूल निवास का आधार वर्ष माना गया है और उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अब देखना यह है कि उत्तराखंड के हुक्मरान या जनता किस तरह से यहाँ की राजनीति में बदलाव करती है, क्योंकि यदि उत्तराखंड में उत्तराखंडियत को जिंदा रखना है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य निर्माण की बात हुई थी, तो उस आधार पर यह तो लगता ही है कि उत्तराखंड में एक नव क्रांति की आवश्यकता है, जो उत्तराखंडियत की बात करे, जो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी की बात करे, जो पहाड़ की संस्कृति की बात करे और पहाड़ की भाषा की बात करे। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड मूल निवास पर ये थी मेरी आपके साथ एक चर्चा, एक वार्ता। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से राज्य और देश भर के चिंतनीय मुद्दों के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube मंच JICC अल्मोड़ा पर। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।